दोस्तों कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी किसी हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे। सूत्रों की माने तो शायद वही बम है जो उन्होंने आरजेडी पर गिरा दिया है। बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी बार बार ये बात कहते रहते हैं कि जेनजी को देखना चाहिए, उनको भूमिका अपनी निभानी चाहिए। ये प्रोवोक करने वाली राजनीति। बिहार के नतीजों से पहले जब तेजस्वी यादव जी से पूछा गया था कि क्या होगा, तो उन्होंने बोला था इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। दोस्तों बिहार चुनाव के नतीजों के बाद से हर तरफ से नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं। एनडीए ने 200 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं। अब की बार 400 पार का नारा तो इनका सही नहीं हुआ, लेकिन बिना नारा दिए अब की बार 200 पार तो हो गया बिहार। महागठबंधन और खासकर आरजेडी का ये इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शनों में से एक है। आरजेडी खुद सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई और पूरा महागठबंधन 35 सीटों पर। क्या हो गया राहुल जी? खत्म। वहीं आरजेडी के समर्थकों का कहना है कि हम इन नतीजों को नहीं मानते, हम सड़क पर उतरेंगे। फिर किसी ने उनको रोककर कहा कि भाई कायदे से देखो तो आप लोगों को सड़क पर ही ला दिया है बिहार की जनता ने। खैर 14 तारीख को चाचा नेहरू का जन्मदिन था। देश में इसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जेडीयू वालों का कहना है कि बाल दिवस के ही दिन कांग्रेस और आरजेडी के लाल जो हैं उनके कार्यकर्ताओं को बाल नोचने पर मजबूर कर दिया है। कई लोगों ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए बोला कि कांग्रेस का हाथ राहुल जी से पिछले 11 साल से यही बोल रहा है कि भाई साहब अब तो रुक जाइए, 95 चुनाव हो गए हैं, अब तो हर पार्टी के बड़के नेता आपसे कहेंगे। क्या कहेंगे? हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। वहीं पप्पू यादव जी से जब पूछा गया कि आप इस पर क्या कहेंगे, तो उनके समर्थक वर्ग ने बोला कि राहुल जी के मंच से उन्हें धक्का दिया था तो उनका वही होना था जो मोदी जी ने बोला था। क्या बोला था? लवड़े न भोजन। खैर इन चुनाव में राहुल जी ने बहुत मेहनत की। वो नदी तक में कूद गए। बगल में मुकेश सहनी भी खड़े थे। अब जेडीयू और भाजपा वालों का कहना है कि डूबने से पहले तैरने की प्रैक्टिस कर रहे थे, शायद इसीलिए कूदे थे। मजा आया। खैर 18 तारीख को तेजस्वी यादव ने सबको इन्विटेशन दिया था कि वो एक पार्टी करेंगे। भाजपा वालों का कहना है कि वो पार्टी अभी भी कर सकते हैं क्योंकि बाल दिवस के दिन वो अपनी सीट पर भी बाल ही बचे हैं। खैर इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने तगड़ा परफॉर्म करते हुए 5 सीटें जीती हैं। उन सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के सपोर्टर्स को खुद मुस्लिम समाज ने वोट नहीं किया। ये देखने के बाद टोपी पहनकर सेक्युलर बनते नेताओं को समाज ने ही टोपी पहनाई है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वैसे अच्छी बातें हुई हैं हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में कमेंटेटर आकाश चोपड़ा के साथ। आईपीएल पर, टीम इंडिया में पॉलिटिक्स हो रही है क्या, ये सवाल भी हमने पूछा। रोहित कोहली के रिटायरमेंट पर सब कुछ डिस्कस हुआ है इस पॉडकास्ट में। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है हमारे टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर। जाइए इस पॉडकास्ट को देखिए, फुल मजा आएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब थोड़ा सीरियस बात पर आते हैं। इन चुनाव में सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है वो ये कि बिहार के समझ के अंदर एक टोटल परिवर्तन हो चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस चुनाव में महागठबंधन के साथ कई चीजें गड़बड़ाई, लेकिन 3 चीजों के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। पहला ब्लंडर, चुनावों के दौरान जातिगत समीकरण बिठाने और कास्ट पॉलिटिक्स साधने के एरिथमेटिक से पहले ही महागठबंधन की केमिस्ट्री ठीक से बैठ नहीं पाई। आप लोगों को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना था, लेकिन आप ही आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। करीब 11 से 12 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी ने एक दूसरे के खिलाफ ही कैंडिडेट उतार दिए थे। ऐसी कई जगहें शामिल हैं जहां पर मैक्सिमम सीटें वो हैं जहां भाजपा और जेडीयू ने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही चुनाव का पहला फेज दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे के लिए कोई आगे नहीं आया। एंड में राजस्थान से अशोक गहलोत को आना पड़ा, तब जाकर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम और तेजस्वी को सीएम का नाम घोषित किया गया। उस समय तक कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने तेजस्वी को खुले मन से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया था और इसने ग्राउंड लेवल पर आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन खड़ी कर दी थी। जनता के बीच भी वो काफी असहज हो गए थे। उधर कांग्रेस ने 70 से ज्यादा सीटों पर लड़ने की जिद एंड तक नहीं छोड़ी, जो बाद में 61 सीटों पर आकर रुकी थी। इसके साथ ही मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को भी साथ में लेने के लिए तेजस्वी को उन्हें 15 सीटें देनी पड़ी। इसने न सिर्फ आरजेडी को अपने पोटेंशियल से कम सीटों पर लड़ने के लिए मजबूर किया, बल्कि एक लंबे टाइम तक इस गठबंधन को भी कंफ्यूज रखा। इसकी वजह से न तो कास्ट इक्वेशन ठीक से बैठ पाई और न ही एरिथमेटिक ठीक से बैठ पाया। दूसरा ब्लंडर, मुद्दों के बीच की लड़ाई भी महागठबंधन के रास नहीं आई। एक लंबे टाइम तक राहुल गांधी ने यहां वोट चोरी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपनी रैलियां निकाली। तेजस्वी ने जमीनी और ठोस मुद्दों पर चुनाव लड़ा। इस वजह से अंदर की खबर थी कि तेजस्वी राहुल के साथ मंच शेयर करने में इतने सहज नहीं थे। इसके साथ ही राहुल गांधी के साथ उनकी इक्वेशन भी ठीक से नहीं बैठी। सही बताएं तो पूरे महागठबंधन में सिर्फ एक आरजेडी और लेफ्ट की पार्टियां ही थी जो जमीनी मुद्दों और गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रही थी।
इसकी वजह से भी आरजेडी और महागठबंधन को मुद्दों की दूरी का नुकसान उठाना पड़ा। एक लेवल के बाद महागठबंधन ने राहुल गांधी को अकेला छोड़ दिया कि उन्हें जो भी करना है वो कर सकते हैं। वहीं तेजस्वी ने ताबड़तोड़ 158 रैलियां की। एक दिन के अंदर तेजस्वी की जितनी रैलियां होती थी, महागठबंधन की बाकी पार्टियां एक दिन में मिलकर भी उतनी रैलियां नहीं कर पाती थी। यह तेजस्वी का चुनाव था जिसे कांग्रेस की सुस्ती और मुद्दों की कंफ्यूजन ने डुबा दिया, ऐसा इनके समर्थक कह रहे हैं। तीसरा ब्लंडर, इस पूरे चुनाव के दौरान जिस जंगल राज का प्रचार किया गया, तेजस्वी कभी उस छवि से पार्टी को अपने बाहर नहीं निकाल पाए। हालांकि इसको कम करने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन पूरी तरह ये कम नहीं हुआ। उन्होंने हर घर से एक सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया, लेकिन लोग पूछने लगे कि इसके लिए बजट कहां से आएगा, ब्लूप्रिंट बताओ, तो इस पे भी कोई क्लैरिटी नहीं मिली। इसके बावजूद वो जंगल राज वाला मुद्दा इनका पीछा नहीं छोड़ पाए। आरजेडी के पोस्टर से लेकर आरजेडी के चुनाव प्रचार, कहीं भी लालू यादव की तस्वीर और नाम उतनी नहीं यूज की गई ताकि लोग उस छवि को भूल जाएं। खैर, एनडीए ने कभी इस छवि को भूलने भी नहीं दिया, बार बार बोला, खुद प्रधानमंत्री ने कई बार बोला। बिहार में 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा और जेडीयू ने इस मुद्दे को इतना भुनाया जिसकी काट अकेले तेजस्वी के पास नहीं थी। आरजेडी ने एक टाइम के बाद से इसका जवाब देना भी बंद कर दिया, लेकिन यहाँ कांग्रेस उठी और उसने इसका जवाब देना शुरू किया ताकि इस मुद्दे को बनाए रखा जाए। इसी बात का जिक्र पीएम मोदी ने भी अपनी स्पीच में किया कि कैसे आरजेडी की तरफ से कोई जवाब आए ना आए, लेकिन कांग्रेस तिल मिला जाती है। जब मैं जंगल राज की बात करता था तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था। खैर, जमीनी पत्रकारों का कहना है कि इसके उलट एनडीए अपने नेताओं, कास्ट इक्वेशन, सीट डिस्ट्रीब्यूशन और मुद्दों को बहुत मजबूती से पकड़ी रही। और एनडीए की जीत में भी 3 सबसे बड़े फैक्टर थे। पहला, एनडीए ने अपने सभी कलेशों को भूलते हुए सिर्फ सही मुद्दों और सही सीट डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान दिया। खुद अमित शाह ने 3 दिन बिहार में प्रवास करते हुए रात के 2-2 बजे तक मीटिंग ली। एलजेपी रामविलास पासवान ग्रुप से चिराग पासवान ने 29 सीटों पर लड़ने का प्लान बनाया था, वो इसमें पूरी तरह डटे भी रहे। इस एक विवाद को गहराने से रोकने के लिए न सिर्फ जेडीयू ने अपनी कुछ सीटों को कॉम्प्रोमाइज किया, बल्कि भाजपा ने भी अपने कोटे की सीटों को कॉम्प्रोमाइज किया। जहां नहीं हो सकता था वहां अपने उम्मीदवारों को एलजेपी के टिकट से खड़ा करा दिया। इसके साथ ही कुशवाहा, मांझी, ब्राह्मण, दलित, भूमिहार, पासवान, पिछड़ा, बबुआन और अन्य पिछड़ा वर्ग को इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी दिया। एनडीए के साथ एक प्लस पॉइंट यह भी था कि उसके कास्ट इक्वेशन, सीट अरिथमेटिक और राज्य की सरकार के अलावा उसके पास केंद्र में मोदी और स्टेट में नीतीश जैसे 2 बड़े चेहरे थे। भाजपा ने अपनी ओर से इस बात का ध्यान रखा कि कहीं से भी जेडीयू या नीतीश कुमार इस बात के लिए न सोचें कि चुनाव के बाद उनकी सीएम की कुर्सी रहेगी भी या नहीं। अमित शाह का खुद यह कहना है कि सीएम की कुर्सी के लिए वैकेंसी नहीं है। यह बताता है कि भाजपा इस बात से अवगत थी कि आरजेडी और महागठबंधन जेडीयू की इसी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाना चाहेगी। ये सारी चीजें अगर कलेक्टिवली देखी जाएं, जमा करके देखी जाएं, तो एनडीए का जो पूरा गठबंधन है वो एक टीम बनकर लड़ा और स्ट्राइक किया। बल्कि वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। खैर, एनडीए की जीत में दूसरा फैक्टर क्या था? राज्य में सरकार होने के कारण नीतीश कुमार के पास गिनाने के लिए अपनी कई सारी अचीवमेंट्स थी। महिला वोटर्स की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन कोई इस बात को नहीं देख रहा है कि नीतीश बाबू ने इस पूरे चुनाव लगातार इतनी उम्र होने के बावजूद अपनी रैलियों को और रोड शो में बदल दिया। बिहार चुनाव के प्रचार के दौरान कई जगह बाढ़ भी आई हुई थी, बारिश भी थी, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाए। वहां नीतीश कुमार ने कार के काफिले चलवा दिए ताकि पूरे इलाके में जेडीयू और भाजपा के साथ एनडीए के कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके। एक लीडर के ग्राउंड पे इतना एक्टिव रहने का सीधा फायदा एनडीए को मिला। इसके साथ ही नीतीश कुमार जिस जंगल राज की स्थिति के बाद चुनकर इतने सालों पहले आए थे, ये वाला चुनाव उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जहां उन्होंने सब कुछ झोंक दिया था। दूसरी तरफ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि स्टेट की मशीनरी भी पूरी ताकत के साथ लगी हुई थी। उनके मुद्दों पर पकड़ और नेशनल मीडिया से दूरी के चलते किसी को उस अंडर करंट का अंदाजा नहीं लगा जो नतीजों में दिखा। तीसरा फैक्टर, बहुत कम ऐसा होता है दोस्तों कि किसी पार्टी के लिए उसके सहयोगी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। महागठबंधन में एकता की कमी थी। नीतीश कुमार और एनडीए की सबसे बड़ी ताकत उनकी एकता बनी। जिस तरह से जमीनी स्तर पर महागठबंधन और खासकर आरजेडी के कार्यकर्ता अपना दबदबा दिखाने लगे, जैसे जैसे गाने बनने लगे और जैसे जैसे गुंडागर्दी चलने लगी, उनको देखकर लोगों में इस बात का भरोसा हो गया कि भाई जंगल राज होता क्या है। उसी दौरान जेनजी के एक बड़े वर्ग को उनके बुजुर्गों ने उसी जंगल राज के बारे में समझाया। इस वजह से जेनजी में भी ये बात घर कर गई, क्योंकि उन्होंने नीतीश के अलावा लालू राज देखा भी नहीं था। यही वजह है कि इतने बड़े लेवल पर वोटर टर्नआउट हुआ और उसका नतीजा हम देख रहे हैं।
और अब सबसे जरूरी बात, इन चुनावों के बाद नेशनल पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा उसकी बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो 240 के मार्जिन पर खड़ी मोदी सरकार के प्रति उनके सहयोगियों का भरोसा और स्ट्रांग होगा। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक भाजपा और एनडीए एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। ऐसे में मोदी के चेहरे को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। वहीं एक गठबंधन वाली सरकार होने के बावजूद मोदी की लीडरशिप में बाकी पार्टियां भी अपने चेहरे पर भरोसा करेंगी। नरेंद्र मोदी जी का नाम अभी भी देश के सबसे पॉपुलर चेहरे के रूप में नजर आएगा। बिहार की प्रचंड जीत पश्चिम बंगाल में भी आहट दे रही है। अपनी स्पीच में भी मोदी जी ने कहा कि बिहार से बहते हुए ही गंगा बंगाल में पहुंचती हैं। ये वहां पर बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक मैसेज था कि वो अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बाकी भाजपा का टारगेट है कि बंगाल के अंदर भाजपा या भाजपा समर्थित एनडीए की सरकार बनाई जाए। उससे कई सारे मतलब साधे जाएंगे। सबसे पहले तो भाजपा देश के 3 छोर पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। दूसरा, बंगाल में जिस एसआईआर को कराने के लिए केंद्र सरकार इतने टाइम से लगी है उसका रास्ता भी साफ होगा। दिक्कत बस ये है कि बंगाल में बैठी है ममता दीदी, वो उतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है जितना तेजस्वी जी इस चुनाव में बन गए। बिहार के चुनाव ने बहुत कुछ संदेश दिया है। अब देखना यह है कि महागठबंधन आगे कौन सी रणनीति बनाती। बाकी इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे चुनाव पर, इस रिजल्ट पर आपका क्या कहना है? क्या आप भी एकदम शॉक्ड हो गए कि अरे भैया आपकी बार ऐसे कैसे 200 पार, या आपको लगा नहीं बाबा ये तो होना ही था? जो भी आपको लगे कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीकेंड अगर कुछ अच्छा देखने का मन करे तो हमारे टीआरपी चैनल पर भी जरूर जाना। द रौनक पॉडकास्ट लेटेस्ट पॉडकास्ट हमने किया है कमेंटेटर आकाश चोपड़ा के साथ। क्रिकेट की ऐसी ऐसी बातें हुई कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। आप देखो, फुल फील आ जाएगी आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। टीआरपी हमारे चैनल का नाम है, बोले तो द रौनक पॉडकास्ट। बाकी इस चैनल पर भी मिलेंगे जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। जय हिंद।